लाइव हो गया। चलो स्टार्ट करें। हाँ भाई, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है बच्चा? जल्दी बताओ बेटा, क्या हाल चाल है? लेट हो गए ना? क्या करूं यार, सुबह सुबह तुम्हारी जो भी क्लास होती है वो लेट हो ही जाती है ना। सुबह सुबह नींद का समय होता है और सुबह सुबह तुम्हारी क्लास होती है, तो अब नींद से भी समझौता नहीं किया जाता है, तुमसे भी नहीं कर सकते हैं। दोनों ही बातें हैं बेटा, है ना। आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, चट्टाने। ठीक है, तो चट्टाने हम पढ़ेंगे और चट्टानों में कुछ नोट्स का मैं प्रयोग करूंगा यहाँ बोर्ड के ऊपर। इसका इंग्लिश अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पे इंग्लिश में बात नहीं करूंगा। तो इसका जो अंग्रेजी है वो अंग्रेजी वर्जन इसका आप एनसीईआरटी क्लास 11, एनसीईआरटी क्लास 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें चैप्टर नंबर 5 पर आप जाइएगा। वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा, चट्टान, खनिज एवं चट्टाने। ये टॉपिक आपको मिलेगा। और खनिज और चट्टानों के अंदर एक आपका दो खंड दे रखे, खनिज का दे रखा है खंड, और एक बेटा चट्टान का दे रखा है। तो चट्टान वाले खंड को हम पढ़ेंगे, खनिज वालों को तो विज्ञान में भी आपने फिजिक्स वगैरह के अंदर पढ़ा होगा ना। जैसे खनिजों की भौतिक विशेषताएं, क्रिस्टल का बाहरी रूप होता है, विदलन इनमें पाया जाता है, क्लेवेज जिसको बोलते हैं, है ना। फ्रैक्चर्स इसमें मिलते हैं, है ना। चमक मिलती है, इसमें रंग होता है खनिजों का, इनमें धारियां पाई जाती हैं, पारदर्शिता पाई जाती है ना। संरचना अपनी एक होती है, कठोरता होती है, आपेक्षिक भार होता है। तो ये जो है ना, ये खनिजों की विशेषताएं। और खनिजों का जो समुच्चय होता है वो खनिजों का समुच्चय ही क्या कहलाता है? तो वो खनिजों का समुच्चय कहलाता है। क्या? तो खनिजों का समुच्चय कहलाता है, वो कहलाता है चट्टान। ठीक है, तो चट्टान क्या है? तो चट्टान क्या है? सेल क्या है? रॉक। सेल या फिर चट्टान की जब बात करता है, सेल कह दो, चट्टान कह दो, है ना। या फिर इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं, रॉक कहते हैं। तो सेल, चट्टान या रॉक के नाम से इसको जानते हैं। सेल, चट्टान, रॉक के नाम से जानते हैं। खनिजों का समुच्चय होता है ना। समुच्चय मतलब ग्रुप कह दो या इकट्ठा एक स्थान पर होना कह दो। तो खैर, खनिजों का जो समुच्चय होता है वो चट्टान या सेल कहलाता है। चट्टान या सेल कहलाता है। सेलें कठोर हो सकती हैं, नरम हो सकती हैं, तथा अलग अलग रंगों की हो सकती हैं। कठोर भी हो सकती हैं, नरम भी हो सकती हैं, अलग अलग रंग में हो सकती है। जैसे ग्रेनाइट एक कठोर चट्टान है, वहीं पर जैसे आप देखोगे तो सेल खड़ी एक चट्टान है, वो कैसी है? नरम है कि नहीं। जैसे आप देखोगे तो गैब्रो जो है वो काले रंग का होता है, गैब्रो चट्टान है। जबकि क्वार्टजाइट जो है वो क्वार्टजाइट कैसा होता है? श्वेत दूधिया होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के चट्टानें खनिजों का समुच्चय है, अलग अलग रंग में हो सकती हैं, और अलग अलग जो है ये कठोर या नरम हो सकती है, अलग अलग प्रकृति की ये हो सकती हैं। बेटा इसमें ये एग्जाम्पल में कह रहा है ग्रेनाइट कठोर है तो सैलखड़ी नरम है, गैब्रो काले रंग की चट्टान है तो क्वार्टजाइट कैसा है? ये श्वेत दूधिया रंग की चट्टान होती है। ठीक है, अब अगर हम चलते हैं आगे, तो आगे आप ध्यान दीजिएगा और आगे आप ध्यान से समझें कि एनसीईआरटी ने कितना प्यारा लिखा है, कितना अच्छा लिखा है इसमें। देखो ये एज इट इंग्लिश है, एज इट हिंदी आपको मिल जाएगी ना, जो कि त्यो हिंदी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, अंग्रेजी मिल जाएगी इसकी, ऐसे का ऐसा। ठीक है, एज इट इसकी अंग्रेजी मिल जाएगी। सो मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ डायरेक्ट, और एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ इसका, और आप जो है वो आप जो है इसका हिंदी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। ठीक है, और टेक्निकल वर्ड्स को मैं यूज़ कर लूँगा इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो बेटा देखो एक बार इसमें कि चट्टान या सेल क्या है। सेल क्या है? सेल को डिफाइन किया है, और सेल को डिफाइन कैसे किया है या चट्टान को डिफाइन कैसे किया है? तो चट्टान या फिर इसको आप क्या कहोगे? रॉक कह दोगे। चट्टान, चट्टान या फिर इसको आप रॉक कहोगे। और रॉक को कैसे डिफाइन किया है? रॉक को डिफाइन करते हुए कहता है कि पृथ्वी की या अर्थ की जो परपटी सेलों से बनी है, जो क्रस्ट है वो क्रस्ट सेलों से बनी हुई है। एक बात कह रहा है, सेल का निर्माण एक या अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल का निर्माण कैसे होता है? एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। अभी हमने कहा ना कि खनिजों का समुच्चय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो रॉक्स आर द ग्रुप ऑफ मिनरल्स। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। जैसे ग्रेनाइट कठोर है, सैलखड़ी नरम है, गैब्रो काला है, तथा क्वार्टजाइट कैसा है? ये दूध या श्वेत हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। तो जो मिनरल कंपोनेंट है वो ऐसा फिक्स नहीं है कि साहब
लोहा इतना मिलेगा, मैग्नीशियम इतना मिलेगा, सिलिका इतना मिलेगा, ये इतना मिलेगा, वो उतना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कितना भी हो सकता है किसी भी सेल में। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्सफार और क्वार्ट्ज है ना। देखो, जो मुख्य रूप से किसी भी चट्टान के अंदर मिलेगा, वो मुख्य चट्टान में मुख्य रूप से मिलने वाले कौन से खनिज आपको पाए जाते हैं, तो मुख्य खनिज पदार्थ कौन से हैं, एक फेल्सफार है और एक कौन सा है, क्वार्ट्जाइट है ना, जिसको हम क्वार्ट्जाइट बोलते हैं, क्वार्ट्ज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगली बात अगर सुनो, तो सेलों सेलों एवं स्थलाकृतियों तथा सेलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। भाई एक बड़ी सिंपल सी बात कहिए कि सेलों एवं स्थलाकृतियों का, सेलों एवं मृदा का आपस में निकट रिलेशन है ना, क्लोज रिलेशन है। कैसे साहब? स्थलाकृति कैसी है, चट्टानें भी वैसी विकसित होंगी। जैसे स्थलाकृति की हम बात करें, टोपोग्राफी की बात करें, तो टोपोग्राफी अगर मैदान है तो निश्चित रूप से वहाँ पर कैसी चट्टानें मिलेंगी, संभवतया वहाँ पर जो है अवसादी चट्टानें मिलेंगी। अगर कोई प्लेट्यू है तो उसमें कैसी मिलेगी, इग्नियस रॉक मिलेंगी, आग्नेय चट्टानें मिलेंगी। और बहुत प्राचीन भूखंड है तो वहाँ पर मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानें पाई जाएंगी। तो आप कहोगे कि टोपोग्राफी जैसी, चट्टानें वैसी। और जब चट्टानों का अपर्दन और अपक्षय होगा, अपर्दन अपक्षय जब चट्टानों का होगा, तो चट्टानों के अपर्दन और बेटा अपक्षय के परिणाम स्वरूप मिट्टी का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं चट्टानों का टोपोग्राफी से, रॉक्स का टोपोग्राफी से और रॉक्स का सॉइल के साथ में क्लोज रिलेशन हमें देखने को मिलता है। तो एक क्लोज रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। और इसी वजह से कोई भूगोल शास्त्री जो होता है, जियोलॉजिस्ट जो होता है, उसको चट्टानों का मौलिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। सेलों के विभिन्न प्रकार हैं जिनको उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। निर्माण पद्धति के आधार पर, निर्माण पद्धति के आधार पर फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इग्नियस रॉक्स और आग्नेय चट्टानें। तो पहली जो चट्टानें हैं वो कौन सी है, इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय चट्टानें, ये आग्नेय चट्टानें। ठीक है, ये आग्नेय चट्टानें हैं। तो मैग्मा और लावा के घनीभूत होने से, है ना, तो जब जैसे जैसे मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होगा, है ना, और सॉलिडिफिकेशन जब होगा, घनीभूतीकरण जब होगा, तो उससे मैग्मा के ठंडा होने से कह दो या मैग्मा के घनीभूत होने से कह दो, किन चट्टानों का विकास होगा, तो वो कौन सी बनेगी, आग्नेय। ठीक है, देखो विभिन्न प्रकार के अवसाद जो होंगे, उन अवसादों के द्वारा जमने से या अवसादों के जो है दृढ़ होने, कठोर होने से निर्माण हुआ किनका, अवसादी चट्टानों का। और जब कोई भी आग्नेय या अवसादी चट्टान अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेती है तो चट्टान विकसित होती है, और अपने स्वरूप में परिवर्तन करने के पश्चात जो विकसित होती है उसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान बोलते हैं, कायांतरित चट्टान बोलते हैं। तो चट्टान जो है वो चट्टानें आपकी आएंगी कितनी, तो चट्टानें आएंगी आपकी 3 प्रकार की। एक आती है आपकी आग्नेय चट्टान आती है, आग्नेय के अलावा दूसरी आपकी अवसादी चट्टान आती है, अवसादी चट्टान आती है, और एक आपकी आती है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान आती है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान आती है बच्चा। तो देखो आपका एक हो गई आग्नेय, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और कौन सी, मेटामॉर्फिक है। 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, देखो कायांतरित सेल, उपस्थित सेलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण होने से, है ना, पुनर्क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण, है ना, तो रिक्रिस्टलाइजेशन होने से जो बनेगी वो कौन सी होगी, कायांतरित। देखो पुनः क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण कैसे होगा, उसके ऊपर अभी हम आगे चल करके बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो क्रिस्टल किसको कहेंगे कि जो कोई ठोस वस्तु है, उस ठोस वस्तु के अणुओं के अंदर जो एक निश्चित पैटर्न होता है, और उसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होता है, हो तो वस्तु को क्रिस्टल बोलते हैं ना, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एक निश्चित पैटर्न में जमा होना, अणुओं का या परमाणुओं का निश्चित पैटर्न में मिलना, उसे ही हम क्रिस्टल कहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। थोड़ी बहुत क्यों आई है, सारी आनी चाहिए समझ में, तो है कि नहीं। थोड़ी बहुत समझने के लिए थोड़ी क्लास में आए हैं, सारा समझने के लिए आए हैं क्लास में। तो ये सबको क्लियर हुआ होगा कि ये कुछ बेसिक चीज़ें, इन्हीं में से लाइन बाय लाइन यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बात ध्यान रखना। इन्हीं में से एनसीईआरटी में से ही लाइन बाय लाइन जो है आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा, लाइन बाय लाइन पूछ लेगा। ठीक है, तो देखो एक बार आगे चलते हैं।
तो देखो एक बार अगली बात पर आओ, और अगली बात पर अगर अपन आए तो अगला देखो, अगली बात पर ध्यान दो, अगली बात पर ध्यान दो आप। देखो कह रहे हैं पेट्रोलॉजी, 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 ये ध्यान रखना पेट्रोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स है ना, स्टडी ऑफ रॉक्स है। एक पेट्रोशास्त्री सैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, चट्टान किससे बनी, उसका बनावट किस प्रकार की, गठन किन किन तत्वों से हुआ है, स्रोत क्या है उनके, प्राप्त कहाँ पर होती है, परिवर्तन एवं दूसरी सेलों के साथ उसका क्या संबंध है, ये सब चीज़ों की स्टडी किस में की जाती है, पेट्रोलॉजी के अंदर की जाती है ना। पेट्रोलॉजिस्ट जो होता है या पेट्रोशास्त्री जो होता है वो इन सब चीज़ों को क्या करता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है ना। तो आप कहोगे कि स्टडी ऑफ रॉक्स क्या होगा, पेट्रोलॉजी होगा, एग्जाम में पूछ सकता है ना। चलो इसके बाद देखते हैं, अगली बात पर आते हैं बेटा, अगली बात पर आओ, और नेक्स्ट आपका फिर आगे देखो क्या क्या है। अब हम सबसे पहली रोग के ऊपर आते हैं, इग्नियस रोग पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक रोग के ऊपर आते हैं और इसको बोलते हैं कौन सी, इग्नियस, इग्नियस, ठीक है। देखो आग्नेय चट्टाने या इग्नियस रोग से इनको बोलते हैं, आग्नेय चट्टाने या फिर इनको क्या बोलते हैं, इग्नियस रोक्स बोलते हैं। आग्नेय चट्टाने इनको बोला जाता है, ठीक है, आग्नेय चट्टाने इनको बोलते हैं। अब देखो सुनो एक बार, ये ना लैटिन वर्ड से बना है ना, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से बना है इग्निस, लैटिन शब्द इग्निस से बना है, इग्निस, ठीक है। और लैटिन वर्ड जो इग्निस है ना, इग्निस, इसका अर्थ होता है आग, अर्थ इसका क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, आग, आग, ठीक है ना, आग। इसका मतलब एक एक तो ये ध्यान रखना लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड इग्निस है, इग्निस का मीनिंग क्या है बेटा, तो इग्निस का मीनिंग क्या है, इग्निस का मीनिंग क्या है, आग है। तो आग्नेय जो चट्टाने हैं ना, आग्नेय चट्टाने, ये आग्नेय चट्टानों की जब आप बात करते हो तो आग्नेय चट्टाने जो है वो आग्नेय चट्टाने पृथ्वी पर सबसे पहले बनी, पृथ्वी पर सर्वप्रथम निर्माण हुआ, सर्वप्रथम बनी, फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बाय द कूलिंग ऑफ अर्थ, कूलिंग ऑफ अर्थ, कूलिंग ऑफ अर्थ, कूलिंग ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ के या पृथ्वी के ठंडा होने के क्रम में पहली बार पृथ्वी ठंडा हुई, मैं बता चुका हूँ ये प्रोसेस, आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। तो आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एम लावा से होता है, इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं, प्राइमरी रोक भी इसको कहा जाता है, इन्हें ही बोलते हैं प्राइमरी रोक्स, प्राइमरी रोक्स, प्राइमरी रोक्स इनको बोलते हैं, प्राथमिक चट्टाने इनको बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, इनको प्राथमिक चट्टाने बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत होने, मतलब घनीभूत होने को आप कह सकते हो सॉलिडिफिकेशन। तो मैग्मा जब ठंडा होता है, ठंडा होकर सॉलिड होता है, तो घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इग्नियस शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि, मतलब लावा जो है या मैग्मा है वो आग के समान है, इसलिए उसको अग्नि के रूप में हम लिख देते हैं, ठीक है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं, जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो आग्नेय शैल कहलाते हैं। ठंडा एवं ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की परपट या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। देखो या तो मैग्मा नीचे से ऊपर आएगा तो ठंडा हो जाएगा, भाई लावा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ
ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान नीचे से मैग्मा जब ऊपर की तरफ आता है तो एक तो तब ठंडा होता है, बीच में ठंडा होता है। जो हमने पढ़ा है पहले कि ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियाँ कितनी सारी, हमने टोपोग्राफीज के बारे में बेटा बात की, और वो सब टोपोग्राफी जो हमने पढ़ी, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियाँ पढ़ी, उनमें आपने देखा है ना कि मैग्मा नीचे जमा हो रहा है या फिर धरातल के ऊपर जमा होगा। ठीक है, अब वर्तमान में भी निर्माण हो रहा है। जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लावा निकला, मैग्मा निकला, लावा का जमाव हुआ ऊपर सतह पर, लावा के जमने से क्या बन गई, तो ये मैग्मा के लावा के जमाव से भी इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो एक ये मैग्मा या लावा के जमाव से बनती, तो मैग्मा व लावा, मैग्मा या लावा के जमाव से, लावा के जमाव, मैग्मा या लावा के जमाव से निर्माण होता है, से निर्माण होता है, निर्माण होता है। मैग्मा या लावा के जमाव से निर्माण होता है। ठीक है, मैग्मा या लावा के जमाव से निर्माण होता है। ठीक है, मैग्मा या लावा के जमाव से निर्माण होता है। एक तो ये हो गया। आगे देखो, इसमें आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इसकी बनावट के आधार पर किया जाता है। देखो, आग्नेय की बनावट के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। कैसे कैसे वर्गीकरण करते हैं? इनकी बनावट इनके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया और टफ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण। ये तो एग्जाम्पल है। देखो, अगर मैग्मा तेजी से ठंडा होगा तो तेजी से ठंडा होने के क्रम में तीव्र गति से ठंडा होगा तो इसके अंदर जो कण होंगे वो कैसे निर्मित होंगे, तो ये ध्यान रखना, ये कैसे कण होंगे, बारीक कण होंगे, छोटे होंगे। और मैग्मा अगर धीरे धीरे ठंडा होता है तो धीरे धीरे लंबे समय तक ठंडा अगर होगा मैग्मा, तो धीरे धीरे लंबे टाइम तक अगर ठंडा होगा तो मोटे कणों का विकास होता है। ध्यान रखना, मोटे कणों का विकास होता है। ग्रेनाइट है, गैब्रो है ना, पेग्मेटाइट है, बेसाल्ट है, ये ब्रेसिया, टफ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ब्रेसिया क्या है, टफ क्या है, ये सब जो है बेटा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स। क्लियर? तो आग्नेय चट्टानों के बारे में आपने बेसिकली क्या पढ़ा? लैटिन वर्ड है, प्राथमिक चट्टानें हैं। पृथ्वी का शीतलीकरण हुआ तो पहली बार निर्माण हुआ, भूपर्पटी के ऊपर पाई जाती हैं। ये जो है, ये मैग्मा लावा के ठंडा होने से पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर भी विकसित हो सकती है। तेजी से अगर लावा ठंडा होगा तो मोटे कण की बजाय बारीक कण बनेगी, और अगर धीरे धीरे ठंडा होगा, गहराई तक लावा पूरा ठंडा होगा, तो उसके अंदर मोटे कणों का विकास होता है। ठीक है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, है ना, ये सब क्या है, ये टफ, ब्रेसिया, ये सब क्या है, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल है। तो ये कुल मिलाकर के बात आपकी यहाँ तक की है। अब आगे चलते हैं और आगे आओ, अगली बात पर आते हैं। अगली बात पर अगर अपनाएं तो दूसरी चट्टानें कौन सी हैं? दूसरी चट्टानें हैं अवसादी। देखो, एनसीईआरटी से ना क्या फ़ायदा हुआ ना, एक तो हमें कंटेंट जो है ना, वो कंटेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल गया, एक जगह पर मिल गया। एक तो कंटेंट प्रॉपर मिल गया। दूसरी बात ये है कि हम ना एक एनसीईआरटी से बाहर रोक्स अगर पूछेगा ना, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी वाला इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात ये है इसके साथ में ना, तो इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो चलो इसमें देखो एक बार, इसमें देखो आप एक बार, इसमें आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। अवसादी शैलें या सेडिमेंट्री रोक्स, सेडिमेंट्री रोक्स और सेडिमेंट्री रोक्स की अगर बात करें तो अवसादी शब्द भी, ये भी लैटिन वर्ड है ना, ये भी लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और ये जो लैटिन वर्ड है ना, ये सेडिमेंटम है ना, सेडिमेंटस, 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 और इसका मतलब होता है व्यवस्थित होना, है ना, टू सिस्टमेटिक, है ना, सेडिमेंटस, व्यवस्थित होना, व्यवस्थित होना, व्यवस्थित होना, इसका मतलब होता है व्यवस्थित होना। ये सेडिमेंटस का अर्थ होता है, मीनिंग होता है बेटा ना, व्यवस्थित होना। तो देखो, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटस से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। ठीक है, पृथ्वी की सतह की शैलें,
पृथ्वी की सतह की सैलें, मतलब कौन सी सैलें? सैलें तीनों प्रकार की हो सकती हैं। पृथ्वी की सतह की आग्नेय चट्टानें भी हो सकती हैं, पृथ्वी सतह की अवसादी चट्टानें भी हो सकती हैं, पृथ्वी सतह की बेटा कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती हैं, दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तो पृथ्वी की सतह की जो चट्टानें होती हैं वो सैलें या वो चट्टानें, यानी कि तीनों ही चट्टानें इसमें कह रहा है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, ये अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित हो जाती है। ऐसे उपखंडों का बहिर्जात, देखो अपक्षयकारी जो डेनुडेशन होता है, अपक्षय जो होता है ये वेदरिंग होती है, ठीक है ना। समझो एक बार, होता क्या है बेसिकली कि जब कोई भी चट्टान के ऊपर बहिर्जात शक्तियां, एक्सोजेनेसिक फोर्सेज जो काम करते हैं, दो तरीके के फोर्स अर्थ के ऊपर वर्क करते हैं, एक इंडोजेनेसिस और एक होते हैं एक्सोजेनेसिस। तो इंडोजेनेसिस काम करते हैं तो अंदर की तरफ से लगते हैं बल, और एक्सोजेनेसिस जो फोर्स होते हैं जो बाहर की तरफ से, है ना, या बाहर की तरफ से जब काम करते हैं। भाई कल की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई तो उसको बात कर देंगे, कह देंगे, करवा दिया जाएगा, ठीक है, उसको करवा दिया जाएगा अगर नहीं हुआ है तो। बाकी तुम अभी इस पर ध्यान दो, पढ़ाई पर। तो जब बहिर्जात बल कार्य करते हैं तो एक्सोजेनेसिस फोर्सेज जब बाहर से कार्य करेंगे तो क्या होगा कि चट्टानों को ऊपर से तोड़ देंगे, उनका अपक्षय कर देंगे, अपक्षयित कर देंगे। और अपक्षयित करके, भाई जैसे पानी है तो कोई आग्नेय चट्टान है, जब उसके ऊपर पानी गिरेगा तो लगातार जल के द्वारा उसके ऊपर कटाव किया जाएगा, वायु चलेगी तो कटाव करेगी। वो आग्नेय भी हो सकती है, अवसादी भी हो सकती है, और वो कैसी हो सकती है, मेटामॉर्फिक भी हो सकती है ना, कायांतरित भी हो सकती है। तो उनके ऊपर जब वो होगा कि प्रति अनावृत होती है, जो कि विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित करती है, इन टुकड़ों को क्या करती है, इन चट्टानों को तोड़ देते हैं विभिन्न प्रकार के। और फिर कह रहे हैं ऐसे उपखंडों को, टुकड़ों का विभिन्न बहिर्जात, विभिन्न बहिर्जात, विभिन्न बहिर्जात, विभिन्न बहिर्जात कारकों के द्वारा, विभिन्न बहिर्जात कारकों के द्वारा, विभिन्न बहिर्जात कारकों के द्वारा, मतलब जैसे बहिर्जात कारक कौन कौन से हैं, वायु है, जल है, ये हिमानी है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो बहिर्जात कारक हैं के द्वारा संवहन और निक्षेपण किया जाता है, इनको किसी स्थान पर ले जाया जाता है और किसी स्थान पर ले जाकर जमा कर दिया जाता है, ठीक है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं, वो सघन होकर के, ठोस होकर के, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेल के रूप में। और इसी प्रक्रिया को शिलीभवन, लिथिफिकेशन कहते हैं, है ना। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन कहते हैं। तो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो विभिन्न पदार्थ के पदार्थों का संवहित होकर निक्षेपण होना, है ना, और फिर सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में परिवर्तित हो जाना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम लिथिफिकेशन कहते हैं। लिथिफिकेशन, शिलीभवन कहते हैं, कठोर हो जाना ना। बहुत सी अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालूकास सेल जैसी अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं, है ना। कुछ ऐसी चट्टानें भी होती हैं जो अपनी विशेषताओं को वैसे के वैसे बनाए रखती हैं, किसके बाद भी, परिणत होने के बाद भी। मतलब वो पहले भी नरम थी, अब भी कैसी मिलेंगी, नरम मिलेंगी, कठोर नहीं होंगी वो, ठीक है ना, अवसादी बनने के बाद भी। जिसका एग्जाम्पल क्या है, बालूकास्म है, और या फिर सेल, आपने नाम सुना होगा, सेल पत्थर सुना होगा, ठीक है, सेल पत्थर। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण तीन प्रमुख समूहों में किया जाता है। एक तो कह रहा है यांत्रिकी रूप से निर्मित चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं। एक आपकी कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें होती हैं, कार्बनिक रूप से अवसादित चट्टानें होती हैं। और एक रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें होती हैं। तो रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें होती हैं। अब इसमें सुनो आप, यांत्रिक रूप के एग्जाम्पल कौन से, तो बालूकास्म है, ठीक है, पिंडशिला है, चूना प्रस्तर है, मतलब लेयर्स हैं, सेल है, विमृदा है, आदि इसके एग्जाम्पल हैं। कार्बनिक रूप से जैसे आपका गीजराइट्स है, खड़िया है, चूना पत्थर है, कोयला है ना, कोयला है, आदि है, ये कार्बनिक रूप से, ठीक है, कोयला वगैरह, चूना वगैरह, खड़िया वगैरह। और रासायनिक रूप से निर्मित कौन सी होती है, सुरंग प्रस्तर है, चूना पत्थर है, हेलाइट है, पोटास है, आदि। ये किस रूप से, ये रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगली बात के ऊपर, और अगला अगर आप चलोगे तो अगला अब आओ, और अब आप आओ इसके ऊपर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा था एनडीए ने, है ना, ये क्वेश्चन बेटा एनडीए ने पूछा था, यहाँ से पूछा था ना, देखो ये एनडीए ने पूछा था, और जबरदस्त तरीके से पूछा था ये क्वेश्चन ना।
ये क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से पूछा था, बहुत टफ करके उसने पूछ दिया था। ठीक है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि हालत अच्छे अच्छों की खराब हुई थी उस क्वेश्चन को करने में, लेकिन आपकी हालत खराब नहीं हो, प्लीज़ ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, क्योंकि आप चीज़ों को एनसीईआरटी बेस्ड अब स्टडी कर रहे हो आप फाइनली, है कि नहीं? तो एनसीईआरटी के बेस पर आप इसको पढ़ रहे हो, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो रोक्स से कम आपसे गलती नहीं होगी, तो रोक्स से बड़े आराम से आप अपने क्वेश्चंस को कर लोगे, ठीक है ना? चलो देखो एक बार, कायांतरित सेलें, अगर हम कायांतरित सेल की बात करें, कायांतरित सेल की बात करें, मेटामॉर्फिक रोग की अगर बात करते हैं, मेटामॉर्फिक, तो कायांतरित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन। कायांतरित का मतलब क्या होता है? स्वरूप में परिवर्तन, है ना? चेंज इन फॉर्म, या स्वरूप में परिवर्तन, जो मूल स्वरूप होता है उसमें क्या हो गया? परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर देखें तो चूना पत्थर था, अब वो जब उसका कायांतरण होगा उसके अंदर पुनः क्रिस्टलीकरण होगा। क्रिस्टल का मतलब मैंने बताया था किसी ठोस वस्तु के कणों या अणुओं का या परमाणुओं का, अणुओं या परमाणुओं का एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित हो तो उस वस्तु वस्तु को हम क्या करेंगे? क्रिस्टल वस्तु कहेंगे, और उस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण, एक निश्चित पैटर्न में जमा होना। तो जैसे चूना पत्थर है, वो एक निश्चित उसका पैटर्न बदला और चूना पत्थर किसी निश्चित पैटर्न में जमा होकर के कठोर हो गया, तो अब वो बन गया मार्बल या संगमरमर। तो अब वो कहलाएगी मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टान कहलाएगी। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, दाब में, आयतन में और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। यह सेलें दाब, आयतन तथा तापमान, पीवीटी है ना, पीवीटी, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। भाई, ताप में, दाब में और तापमान में, दाब में और ताप में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप ये निर्मित होती है। जब विवर्तिक प्रक्रिया, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, मान लो सेल दो प्लेट टकराई, नीचे चली गई, या फिर नीचे दब गई। ऊपर, भाई ऊपर आपकी चट्टान कैसी थी? पहले तो वो अवसादी थी, अवसाद पड़ा हुआ था, लेकिन किसी कारण से वो नीचे दबी। जैसे दबने का कारण ये हो सकता है कि मैग्मा के जमने से दब गई हो। भाई वो विस्फोट हुआ ज्वालामुखी का, मैग्मा आया, मैग्मा का जमा हो गया, नीचे दब गई। अब ऊपर से दाब भी बढ़ गया, ताप भी बढ़ गया, तो क्या होगा? उसके स्वरूप में क्या होगा? निचली परतों के स्वरूप में परिवर्तन होगा। फिर जब बाद में खुदाई होगी तो पता चलेगा कि ये कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है। तो जब भूपृष्ठ से उठता हुआ पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, देखो, भूपृष्ठ से उठता हुआ सेल, जो मैग्मा है, वो भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, समझ में आई बात जो मैंने बोली है वो, तब कायांतरण होता है। कायांतरण या मेटामॉर्फन जो होता है, मेटामॉर्फिक्स जो होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होगा? पुनः समेकन होगा और उनमें पुनः क्रिस्टलीकरण होगा, और वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं, पुनः संगठन हो जाता है। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान व्यवधान एवं उनका पुनः संगठन होना गतिशील कायांतरित कहलाता है, गतिशील कायांतरण कहलाता है। देखो, बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने एवं पिसने के कारण, टूट जाने से और किस कारण से? पिस जाने के कारण वास्तविक सेल में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना ही गतिशील कायांतरित कहलाता है ना, गतिशील कायांतरित कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण, मतलब गर्मी के कारण, तापमान के कारण सेलों के पदार्थों में, जो रॉक्स है उनके मटेरियल में जो केमिकल चेंज होते हैं और उनमें रिक्रिस्टलाइजेशन जब होता है तो ऊष्मीय कायांतरण कहलाता है। क्या कह रहा है? देखो इसमें ध्यान देना, ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाए, केमिकल चेंज हो जाए और रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो उसमें उसे क्या होते हैं? उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मीय कायांतरण के रूप में उसको जानते हैं, ठीक है ना, ऊष्मीय कायांतरण के रूप में जानते हैं। फिर आगे देखो, होते हैं, ये दो प्रकार का होता है। ऊष्मीय कायांतरण भी कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होता है। देखो, एक क्या होता है? एक होता है संपर्क कायांतरण
एवं प्रादेशिक कायांतरण। एक संपर्क कायांतरण, एक प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण एक कौन सा होगा, प्रादेशिक कायांतरण। ठीक है, देखो संपर्क कायांतरण में या रूपांतरण में क्या होता है, तो संपर्क रूपांतरण में सैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती है। संपर्क कायांतरण का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जब सैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा संपर्क में आएंगे तो संपर्क कायांतरण हो गया। तथा उच्च तापमान में सैल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। उच्च तापमान होने के साथ सैलों के पदार्थों का क्या होगा, पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। अक्सर सैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव, इन दोनों के कारण सैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां होती हैं, जिससे सैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। तो इस बात को आप ना समझ पाए होंगे कि प्रादेशिक कायांतरण में क्या होगा। एक तो क्या हो गया, जैसे नीचे से मैग्मा आया, ऊपर की चट्टानों के संपर्क में आया, नीचे की चट्टानों के संपर्क में आया, मैग्मा के ताप के कारण और संपर्क में आने से और चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, तो ये तो संपर्क कायांतरण है। ठीक है, और सेकंड कौन सा है, प्रादेशिक कायांतरण। और प्रादेशिक कायांतरण में क्या है, उच्च ताप अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां उत्पन्न होती हैं। विवर्तनिक दबाव के कारण जब उत्पन्न, विवर्तनिक दबाव मतलब सेल का प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक की वजह से नीचे दब जाना की वजह से अगर मान लो कुछ परिवर्तन हो जाए सेल में, तो वो कौन सा होता है, प्रादेशिक कायांतरण होता है। तो ये कायांतरण ना, उसमें कायांतरण भी दो प्रकार का होगा। एक तो आपका प्रादेशिक कायांतरण होता है और एक आपका कौन सा होता है, एक आपका होता है संपर्क कायांतरण। ठीक है ना, संपर्क कायांतरण या रूपांतरण भी कह सकते हैं। अब सुनो, जब सेलों का रूपांतरण होगा या कायांतरण होगा, तो बेटा रूपांतरण या कायांतरण की क्रिया के दौरान, प्रक्रिया के दौरान, कायांतरण या रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान सेल जो होती है, चट्टान जो होती है, उनके कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। सतहों या रेखाओं के रूप में इनका व्यवस्थित होना पत्रण कहलाता है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं यहां पर। पत्रण की प्रक्रिया में पत्रण की प्रक्रिया में क्या होता है, देखो पत्रण क्या होता है ना, सॉरी, रूपांतरण की प्रक्रिया में, रूपांतरण की प्रक्रिया में रूपांतरण की प्रक्रिया में रूपांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ खनिज, सेलों के कुछ खनिज, सेलों के कुछ खनिज, सेलों के कुछ खनिज सतहों या रेखाओं, सतहों या रेखाओं के रूप में, रेखाओं के रूप में, रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते, व्यवस्थित हो जाते, व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे ही, जिसे ही क्या कहा जाता है, जिसे ही पत्रण या रेखांकन या सल्कन कहा जाता है। सल्कन या इसको अंग्रेजी में फोलिएशन कहा जाता है। देखो कणों का, पदार्थों का या खनिजों का एक लेयर के रूप में जमा होना, है ना, एक लाइंस के रूप में, धारियों के रूप में जमा होना, इसे ही कहते हैं फोलिएशन। यही क्वेश्चन एनडीए ने पूछा था। अब एनडीए 2022 में पूछा था, 21 में पूछा था, 20 में पूछा था, 20, 21, 22 के आसपास ही पूछा गया है एनडीए के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, और इम्पोर्टेंट है भी, है ना। फोलिएशन, चट्टानों में फोलिएशन क्या है, या फोलिएशन की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार की चट्टान में होती है, तो किस में होती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक में होता है ये। ठीक है,
तो मेटामॉर्फिक रूप में होने वाली प्रक्रिया है। एक बार आप वो करना। भाई एक बार अंधेरा होगा तुम्हारे सामने ना, 1 मिनट के लिए। डरना नहीं किसी बच्चे को, ठीक है? किसी भी बच्चे को डरना नहीं है, कोई बच्चा डरेगा नहीं, है ना? कर दो, उसको सही कर दो। ठीक है। हाँ, देखो एक बार, फोलिएशन की बात कर रहे थे ना अपने बेटा। देखो ये रहा, ये हो गया ना कुछ पदार्थों का। ये दिख रहा है आपको? ये रोक आपको दिख रही है? देखो, पुनः क्रिस्टलीकरण हुआ, है ना? पुनः क्रिस्टलीकरण, एक निश्चित पैटर्न में जमा होना, ये क्रिस्टलीकरण है कि नहीं है भाई? चट्टान का, चट्टान का कैसे, क्या होना चट्टान का? पुनः क्रिस्टलीकरण होना, पुनः क्रिस्टलीकरण होना, है ना? ये देखो, फोलिएशन दिख रहा है आपको बेटा? फोलिएशन दिख रहा होगा ना आपको? ये देखो, ये देखो, फोलिएशन दिख रहा है? यही है फोलिएशन, यही है फोलिएशन। चलो, अच्छा यहाँ नहीं, ये रहा फोलिएशन। आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये, देखो साफ साफ दिख रहा है ना फोलिएशन। दिखा ना फोलिएशन सबको? ये आया समझ में ये वाला फोलिएशन क्या है? फिर आगे देखो, कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायंत्रित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बेंडिंग कहा जाता है, और बेंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बेंडेड सेल कहते हैं। तो देखो बेंडिंग भी आ गया ना आपके सामने। देखो, मोटी एवं पतली परत, एक तो परत के रूप में आ गया, कुछ गहरे रंग की और कुछ कैसी दिखती हैं, हल्के रंग की दिखती हैं। तो ये देखो बैंडेड सेल है ये, ठीक है? बैंडेड सेल है, और ये इसमें दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक बेंडिंग भी दिख रहा है और एक आपको इसमें फोलिएशन भी दिख रहा है ना? तो बेंडिंग भी दिख रही है और फोलिएशन भी दिख रहा है, बेंडिंग, है ना? ऐसी सेलों को बेंडिंग सेल या बैंडेड सेल के रूप में जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाली समझ में आई होगी पूरी की पूरी, ठीक है? अब आ जाओ, जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं, कायंत्रित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कायंत्रित सेलों के प्रकार निर्भर करते हैं। भाई कायंत्रण कैसा होगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि कायंत्रण किस चट्टान का हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? देखो कायंत्रण किस चट्टान का हुआ है, ठीक है ना? तो कायंत्रण किस चट्टान का हुआ है? कायंत्रित सेलों दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती है, एक पत्रित अथवा अपत्रित सेलें। पत्रित मतलब एक फोलिएटेड और एक अनफोलिएटेड, ठीक है? पट्टितास्मीय, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, है ना, सीस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि कायंत्रित सेलों के कुछ एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे। तो ग्रेनाइट को इसमें कर रखा है शामिल, लेकिन ग्रेनाइट तो कैसा है? तो ग्रेनाइट तो कैसा है, आग्नेय है। साइनाइट, स्लेट, सीस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि इन रूपांतरित सेलों के एग्जाम्पल है। तो ये तुम्हारा चैप्टर था कौन सा? तो ये तुम्हारा था कौन सा चैप्टर? तो ये चैप्टर था तुम्हारा, ये था आपका कौन सा? तो ये आपका था क्या बोलते हैं भाई, रोक्स, चट्टान। एक सेल चक्र है आपका, है ना? सेल चक्र है। जैसे अवसादी आग्नेय चट्टान है, वो अपर्दित होकर के कैसी बनेगी, अपर्दन होगा और उनका अपक्षय होगा, अवसादी चट्टान बनेगी। अवसादी चट्टानों का फिर पुनः अपर्दन होगा, तो फिर अवसादी चट्टानें बनेगी। इन आग्नेय और अवसादी चट्टानों का क्या होगा, रूपांतरण होगा, रूपांतरित या कायंत्रित बनेगी। कायंत्रित सेलों में फिर दोबारा से कटाव होगा, फिर कौन सी बनेगी, फिर अवसादी बनेगी, है कि नहीं है? ये फिर नीचे जाकर के पिघल जाएगी, मैग्मा बन जाएगा, फिर दोबारा उनसे अवसादी चट्टान बनेगी, आग्नेय चट्टान बनेगी। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है, ठीक है? बाकी अपन बात करेंगे अब कल के क्लास में। कल अपने देखते हैं नया टॉपिक कुछ शुरू करते हैं। तो मैं कल हो सकता है तो वायुमंडल वाला जो पोर्शन है, तो वायुमंडल वाला सेगमेंट आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू।